औरतें सबसे जोर से बोलने वाले मर्द पर नहीं मरती, वो उस पर मरती हैं जो तब भी स्थिर रहता है जब बाकी लोग मान्यता के पीछे भाग रहे होते हैं। वापसी पर स्वागत है। तुम यहाँ चालाकियां सीखने नहीं आए हो, तुम यहाँ वो समझने आए हो जो ज्यादातर मर्द कभी देख ही नहीं पाते। क्योंकि आकर्षण पीछा करने में नहीं होता, आकर्षण उस पर ध्यान देने में होता है जो वो कहती है, जो वो नहीं कहती, कैसे वो बदलती है जब तुम अपने केंद्र से बोलते हो। औरतें सबसे जोर से बोलने वाले मर्द पर नहीं मरती, वो उस पर मरती हैं जो तब भी स्थिर रहता है जब बाकी लोग मान्यता के पीछे भाग रहे होते हैं। वो उस पर मरती हैं जो उनके भावनात्मक रिदम को समझता है और उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। यह वीडियो ऐसे मर्द के बारे में है जो सीमाओं को शांत हथियारों की तरह इस्तेमाल करता है, जो शब्दों से नहीं बल्कि संयम से तनाव पैदा करता है, जो उसे उलझन में नहीं बल्कि अंतर के जरिए सोचने पर मजबूर करता है। तुम जानोगे कैसे अविस्मरणीय बना जाता है, ज्यादा देकर नहीं बल्कि इतना आत्मनिर्भर बनकर कि उसे तुम्हें समझने की जरूरत महसूस हो। पॉइंट नंबर 1, औरतें असल में किस चीज पर प्रतिक्रिया देती हैं, उसकी शांत सच्चाई। वापसी पर स्वागत है। एक सवाल है, क्या होता है जब तुम इंप्रेस करने की कोशिश बंद कर देते हो और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो? कल्पना करो, आसमान में तूफान है लेकिन तुम्हारा केंद्र स्थिर है। वो तुम्हें देखती है, उलझन में है, तुम्हें परख रही है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम साक्षी बनते हो। उस खामोशी में, उस अनुशासन में आकर्षण की शुरुआत छिपी है। न कि उस चीज में जो तुम कहते हो या जो तुम देते हो, बल्कि उस चीज में जो तुम इरादे से रोक लेते हो। अधिकतर मर्द सोचते हैं कि औरतों को लगातार ध्यान चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए, शोर चाहिए, लेकिन असल में वो जिस चीज पर गहराई से प्रतिक्रिया देती हैं वो है भावनात्मक नेतृत्व, ना कि प्रभुत्व, ना ही चालबाजी, बल्कि आत्मनियंत्रण। और ये शुरुआत होती है एक सच्चाई को समझने से। उसकी भावनाएं तर्कहीन नहीं है, वो अनुमानित हैं। उसका बार बार सोचना एक पैटर्न है, उसका पोषण करने वाला स्वभाव एक जैविक प्रतिक्रिया है। तुम्हारी स्वीकृति की उसकी इच्छा, उसकी निवेश की झलक है। ये कोई अराजकता नहीं है, ये लय है, ये प्रकृति है जो भावनाओं के जरिए चल रही है। एक मर्द के रूप में तुम्हारा काम इसे ठीक करना, पीछा करना या काबू करना नहीं है। अगर तुम स्टोइक पथ पर चलो तो तुम्हारा रोल इसे समझना है और अडिग रहना है। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है तुम्हारी प्रतिक्रिया। तुम उसकी भावना से लड़ते नहीं, तुम उसके सोचने के ढंग की नकल नहीं करते, तुम स्थिर रहते हो तूफान की आंख की तरह। और उसी स्थिरता से कुछ चुंबकीय जन्म लेता है, वो झुकने लगती है क्योंकि तुमने धक्का नहीं दिया बल्कि तुम्हारी चुप्पी में गुरुत्वाकर्षण था। ये वीडियो चालों के बारे में नहीं है, ये उसके स्वभाव को समझकर अपने स्वभाव से नेतृत्व करने के बारे में है। क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो और उत्तर देना शुरू करते हो तो वो सिर्फ नोटिस नहीं करती, वो सुरक्षित महसूस करती है। और तभी जिज्ञासा जुड़ाव में बदलती है और जुड़ाव कनेक्शन में। अब बोलो और कमेंट करो। मैं आवेग से नहीं, उपस्थिति से प्रतिक्रिया देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे व्यक्तित्व में अंतर क्यों तुम्हें अविस्मरणीय बनाता है? वो तुमसे मिलती है। तुम शांत लगते हो, संयमित, ऐसे इंसान की तरह जो ज्यादा बोलने से ज्यादा देखने में यकीन रखता है। फिर तुम एक तीखी मजाकिया टिप्पणी करते हो, वो हंसती है क्योंकि वो उम्मीद नहीं थी और उसी पल कुछ उसके अंदर बदल जाता है क्योंकि पैटर्न टूट गया। देखो, पुरुषों का दिमाग स्पष्टता चाहता है, लगातार एक जैसा, भरोसेमंद, लेकिन महिलाओं का दिमाग वो विपरीतता में फलता फूलता है। एक मर्द जो गंभीर भी हो और चंचल भी, शांत भी हो और दबंग भी, जमीन से जुड़ा हो लेकिन भावनात्मक रूप से समझदार भी, ये अंतर तनाव पैदा करता है। और तनाव मानसिक उत्तेजना। उसका दिमाग तेजी से चलता है, वो सोचती है तुम असल में कौन हो। वो बार बार झुकती है क्योंकि तुम कोई पूरा हुआ पजल नहीं हो, तुम एक कहानी हो जो चल रही है। ज्यादातर मर्द सिर्फ एक ही रूप दिखाते हैं, वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं या अल्फा या गहराई वाला विचारक, लेकिन यही चीज उन्हें भुला देने योग्य बना देती है। भरोसेमंद होना आराम देता है लेकिन ये चाह पैदा नहीं करता, चाह अनिश्चितता में होती है। और स्टोइक्स ने भी यही समझा था। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारा स्वभाव एक जैसा रह सकता है लेकिन तुम्हारी अभिव्यक्ति नहीं। तुम्हें हर कमरे में एक जैसे व्यवहार नहीं करना है, बस अपने मूल स्वभाव के प्रति सच्चे रहो। तो जब तुम डिनर पर उसे मुस्कुराते हुए चुनौती देते हो और फिर चुपचाप उसका हाथ थामे रखते हो जब वो रोती है, तो तुम असली बन जाते हो। कोई अभिनय नहीं, कोई योजना नहीं, बल्कि पूरे स्पेक्ट्रम वाला मर्द। यही तुम्हें अविस्मरणीय बनाता है क्योंकि अब वो तुम्हें समझने में निवेश कर चुकी है। वो सोचती है अगली बार वो तुम्हारा कौन सा रूप देखेगी और उस सोच में तुम उसके दिमाग में जीवित रहते हो। वो उस लड़के को याद नहीं करती जो हमेशा अच्छा था, वो उसे याद रखती है जिसने उसे कुछ जटिल महसूस कराया। शांत रहो लेकिन चिढ़ाओ, स्थिर रहो लेकिन रहस्यमयी, कोमल रहो लेकिन अंदर से अग्नि से भरे रहो। यही वो अंतर है जो वो चाहती है, यही वो मर्द है जिसकी यादों को वो बार बार जीना चाहती है। अब बोलो और कमेंट करो, मैं एक सुर नहीं हूँ, मैं पूरी धुन हूँ। पॉइंट नंबर 3, कैसे उसका ओवर थिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा बनता है। वो अब चुप है लेकिन तुम महसूस कर सकते हो उसके शांत चेहरे के पीछे उसका दिमाग घूम रहा है। वो तुम्हारे आखिरी शब्दों को फिर से सुन रही है, तुम्हारे लहजे को दोबारा सोच रही है तुमने क्या मतलब निकाला जब तुमने कहा मुझे वो औरतें पसंद आती हैं जो मुझे चुनौती देती हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। तुमने उसे नहीं बताया कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, तुमने उसे भरोसा देने की दौड़ नहीं लगाई, तुमने बस एक सोच पैदा की और उसके बाद उसके कल्पना को काम करने दिया। औरतें ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि वो असुरक्षित होती हैं, वो ज्यादा सोचती हैं क्योंकि वो
भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होती हैं। और भावना जब अनिश्चितता से मिलती है तो एक चक्र बनता है, एक सवाल जिसे उनका दिमाग बार बार सुलझाने की कोशिश करता है। और यही जगह है जहाँ ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो उस खालीपन को जल्दी भरना चाहते हैं, वो सब कुछ समझा देते हैं, हर भावना को स्पष्ट कर देते हैं और उसी में रहस्य मर जाता है। लेकिन तुम समझते हो कि जिज्ञासा आकर्षण का बीज है, तो तुम विचार बोते हो, धीरे से, बारीक विरोध, अनपेक्षित पसंद, सोच में डालने वाले अवलोकन। तुम कहते हो, मुझे हमेशा एक औरत में धैर्य बेहद आकर्षक लगता है, जबकि तुम्हें पता है कि वो तात्कालिक है। तुम उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं कहते या उसे बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आमंत्रण देने के लिए, चिंतन के लिए। और जब तुम ये सही करते हो तो वो झुकती है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। अब तुम उसके विचारों में प्रवेश कर चुके हो और एक बार जब तुम वहां हो, उसका निवेश शुरू होता है। क्योंकि मनोविज्ञान में हम जानते हैं, लोग उसी चीज की परवाह ज्यादा करते हैं जिसे उन्हें खुद समझना पड़ता है। यही वो तत्व है जिसे कार्ल युंग ने सक्रिय कल्पना कहा, अर्थपूर्ण किसी चीज को अपने भीतर समाहित करने की कोशिश। और एपिक्टेटस इससे सहमत होता। उसने कहा, अगर तुम बेहतर बनना चाहते हो तो मूर्ख समझे जाने को तैयार रहो। इस मामले में इसका मतलब है, हर हरकत को स्पष्ट मत करो, उसे सोचने दो, उसे वो तनाव महसूस करने दो। ये क्रूरता नहीं है, ये संयम है, ये उपस्थिति है। तो जब तुम एक ऐसा विचार छोड़ते हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी उसके दिमाग में नाचता है, तो तुमने उसे इम्प्रेस नहीं किया, तुमने उसे हल्के से अस्थिर कर दिया, एक सबसे नशे की तरह तरीके में। क्योंकि तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारी चुप्पी उसे तुम्हारे पास खींचती है। अब बोलो और कमेंट करो। मैं सब कुछ नहीं समझाता, मैं उसे खुद मुझे खोजने देता हूँ। पॉइंट नंबर 4, कैसे सीमित आलोचना तुम्हारी प्रशंसा को अविस्मरणीय बनाती है। वो तुम्हें देख रही है, इंतजार कर रही है। शायद उसने एक नया ड्रेस पहन लिया है, शायद उसने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिस पर उसे गर्व है। वो उम्मीद कर रही है जो ज्यादातर मर्द बिना सोचे दे देते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन तुम रुकते हो, तुम उसे ध्यान से देखते हो, फिर कहते हो, मुझे कल वाला लुक ज्यादा पसंद आया, वो ज्यादा तुम्हारे जैसा लग रहा था। उसकी सांस अटकती है, नाराजगी में नहीं बल्कि जागरूकता में। क्योंकि पहली बार तुम्हारी स्वीकृति स्वचालित नहीं है, उसका वजन है, वो कमाई जाती है। तुमने उसका अपमान नहीं किया, तुमने हमला नहीं किया, तुमने बस सच्चाई कही, शांतिपूर्ण, सटीकता और उपस्थिति के साथ। यही है सीमित आलोचना की ताकत। ये तुम्हारे हर शब्द को ज्यादा मायने देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां औरतें लगातार खोखली तारीफें सुनती हैं, तुम एकमात्र मर्द बनते हो जिसकी राय वो कमाना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ है, क्योंकि ये असली है। अब तुमने उसके फीडबैक की धारणा में अंतर बना दिया है। अब जब तुम उसकी तारीफ करते हो, जब तुम कहते हो तुम इसमें कमाल लग रही हो, वो उसे दिल में महसूस करती है। ये कोई फेंका हुआ शब्द नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की पुष्टि है जो वही कहता है जो उसे सच लगता है। ये मानव मनोविज्ञान में गहराई से जड़ें जमाए हैं। तारीफ तभी विश्वास पैदा करती है जब वो ईमानदारी के बाद आती है। गोलमैन ने कहा था, प्रामाणिक प्रतिक्रिया ही भावनात्मक सुरक्षा देती है। और मार्कस ऑरेलियस ने सदी पहले यही बात दोहराई, कभी चापलूसी मत करो, यहाँ तक कि जब तुम तारीफ करो तो तुम्हारे शब्द तुम्हारी मूल्यों को प्रतिबिंबित करें। इसलिए जब तुम फीडबैक दो तो सीमित रहो, कोमलता से बोलो, लेकिन ऋण के साथ। उसे महसूस कराओ कि वो देखी जा रही है, जांची नहीं जा रही। बारीकी से आलोचना मत करो, बार बार आलोचना मत करो, लेकिन जब तुम करो तो वो किसी स्थिर जगह से आनी चाहिए, ना कि अहंकार से। क्योंकि जिस पल वो महसूस करती है कि तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो उसी पल तुम्हें अपने ऊपर असर डालने देती है। और उसी संतुलित सच्चाई और स्नेह में तुम वो बन जाते हो जिसे वो सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि सम्मान देती है। यही है फर्क, मोहकता और भावनात्मक गुरुत्व में। अब बोलो और कमेंट करो। मेरी ईमानदारी मेरी तारीफ को अविस्मरणीय बनाती है। पॉइंट नंबर 5, कैसे अप्रत्यक्ष प्रशंसा उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। वो तुम्हारे सामने बैठी है, आरामदायक, आत्मविश्वासी। उसे लगता है वो जानती है आगे क्या होने वाला है। फिर तुम शांति से कहते हो, मुझे हमेशा बेहद धैर्यवान औरतें बहुत पसंद आई हैं। कुछ तो है उस शांत ताकत में जो आकर्षित करता है। तुम उसके बारे में नहीं बोल रहे, सीधे नहीं, लेकिन जो चुप्पी उसके बाद आती है वो सब कुछ कह देती है। तुमने अभी एक बीज बो दिया है और अब वो सोच रही है, क्या मैं वैसी हूँ? क्या मेरे अंदर वो धैर्य है? क्या वो मुझे भी वैसे ही सराहेगा? यही है अप्रत्यक्ष प्रभाव की शांत कला। तुमने उसे बदलने को नहीं कहा, तुमने उसकी कमियां नहीं गिनाई, तुमने बस वो मूल्य सामने रखा जिसे तुम सम्मान देते हो और उसे तय करने दिया। क्या वो उसमें खुद को देखती है? ये असर करता है, क्योंकि महिला मन स्वाभाविक रूप से भावनात्मक सामंजस्य से जुड़ा होता है। वो ऐसी बनना चाहती है जो उस पुरुष के योग्य हो जिसकी ओर वो आकर्षित है। ये उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि उसकी आत्मिक बढ़त है। युंग ने एक बार लिखा था, जो तुम दूसरों में सराहते हो वो तुम्हारे अपने बनने की झलक है। जब तुम बिना दबाव के ये जाहिर करते हो कि तुम क्या महत्व देते हो, तुम उसे उसमें उठने का मौका देते हो। अब वो तुम्हारे सम्मान में भावनात्मक रूप से निवेशित हो चुकी है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक ताकतवर रिश्ता बनाता है। ये नियंत्रण नहीं है, ये आमंत्रण है। ज्यादातर मर्द या तो बदलाव की मांग करते हैं और प्रतिरोध पाते हैं, या फिर तारीफ की बौछार करते हैं और अपनी कीमत खो बैठते हैं। लेकिन तुम कुछ अलग करते हो। तुम उसकी नजरों के ठीक बाहर की चीज की सराहना करते हो और उसे अपने आप उस ओर खींचने देते हो। यही असली ताकत है जो तुम मांगते नहीं थी बल्कि चुपचाप जाहिर
जाहिर करते हो कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। और अगर वो बदलने लगे, अगर वो ज्यादा धैर्यवान बन जाए, ज्यादा केंद्रित, ज्यादा जमीन से जुड़ी, तो वो कभी नहीं कहेगी कि वो तुम्हारी वजह से था, लेकिन वो जानती होगी और उससे भी ज्यादा वो उस विकास को तुम्हारे साथ होने के एहसास से जोड़ देगी। यही है वो तरीका जिससे मूल्यवान पुरुष दुनिया को आकार देते हैं, मांग करके नहीं, बल्कि उपस्थिति, स्पष्टता और शांत दिशा से। अब बोलो और कमेंट करो। मैं उन चीजों की सराहना करता हूँ जो ज्यादातर मर्द देख ही नहीं पाते। पॉइंट नंबर 6, कैसे उससे तुम्हारी देखभाल करने देना उसे तुम्हारे और करीब खींचता है। तुम आज ठीक महसूस नहीं कर रहे, शायद सर्दी लग गई है, शायद बहुत लंबा दिन रहा है, और अच्छा दिखने का नाटक करने की बजाय तुम उसे एक मैसेज भेजते हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ दवाई ला सकती हो? अगर रास्ते में हो तो ही वो लाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो याद रखती है इस एहसास को कि उसे बोझ नहीं समझा गया, ना ही इस्तेमाल किया गया, बल्कि उस पर भरोसा किया गया, क्योंकि उस पल में तुमने जरूरत के तहत नहीं बल्कि रिश्ते के तहत मांगा। ज्यादातर मर्द सोचते हैं ताकत का मतलब है पूरी तरह आत्मनिर्भर रहना, लेकिन स्टोइक सोच अलग है। वो अलगाव नहीं सिखाती, बल्कि ये समझ होती है कि कब किसी को अपने भीतर आने देना है बिना अपनी जगह खोए। और यहाँ है वो मनोवैज्ञानिक सच्चाई जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। एक औरत गहरे स्तर पर तब जुड़ती है जब उसे तुम्हारी देखभाल करने का मौका मिलता है, सिर्फ तब नहीं जब उसे पूजा जाता है, बल्कि जब उसे जरूरी महसूस कराया जाता है। ये प्रवृत्ति गहराई से जुड़ी होती है। जिस पल वो योगदान देती है, देखभाल करती है, उपयोगी महसूस करती है, वो निवेश करती है। और जहाँ निवेश होता है वहाँ जुड़ाव पनपता है। प्यार सिर्फ चिंगारी में नहीं बल्कि काम में उगता है। एपिक्टेटस ने सिखाया था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसका उपयोग करो, और हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होता है दूसरे को अपने जीवन में महत्व देने की जगह। ये निर्भरता नहीं है, बल्कि एक जगह बनाना है जहाँ वो योगदान दे सके। एक एयरपोर्ट तक छोड़ा जाना, एक ध्यान दिलाने वाली बात, एक घर का बना खाना। काम वो नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावनात्मक अनुमति अहम होती है, क्योंकि एक बार जब उसने तुम्हारे भले के लिए कुछ किया तो वो अपने आप को तुम्हारी दुनिया में देखती है, और वहीं से सब कुछ बदलता है। लेकिन एक चेतावनी, अगर तुम इसका दुरुपयोग करते हो, अगर तुम बार बार जरूरत से मांगते हो, तो ये जुड़ाव टूट जाएगा। देखभाल मेहनत में बदल जाएगी। सच्ची मर्दानगी उस देखभाल को न्योता देती है, मदद की भीख नहीं मांगती। यही है संतुलन। तुम जमीन से जुड़े रहते हो, वो महत्वपूर्ण महसूस करती है, और इसी चुपचाप आदान प्रदान में कनेक्शन गहरा होता है। अब बोलो और कमेंट करो। मैं उसे इसीलिए देखभाल करने देता हूँ क्योंकि मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ, ना कि उसे जरूरी बनाना। पॉइंट नंबर 7, कैसे तुम्हारी स्वीकृति पाने की उसकी इच्छा उसके भीतर कुछ गहरा जगह देती है। तुम अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी आवाज शांत है, सामान्य। तुम कहते हो, मुझे सुबह 5 बजे उठकर दिन शुरू करना बहुत पसंद है, इससे दिमाग साफ रहता है। वो रुक जाती है, न कि असहमति में, बल्कि क्योंकि अब उसके भीतर कुछ खुद को तुम्हारे मुकाबले तौलने लगा है। तुमने उससे जल्दी उठने के लिए नहीं कहा, तुमने उसकी जिंदगी को चुनौती नहीं दी, तुमने बस वो जाहिर किया जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। और इसी में कुछ ताकतवर जन्म लेता है, एक सूक्ष्म मानक, एक शांत निमंत्रण। क्योंकि जब कोई मर्द अपने मूल्यों को स्पष्ट रूप से जानता है, जब वो अपने पसंद, अपने अनुशासन, अपने मानकों के बारे में बिना घमंड के बात करता है, तो एक औरत को न्याय नहीं महसूस होता, वो ऊपर उठने का बुलावा महसूस करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये उस सिद्धांत को छूता है जिसे सेलेनी ने प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा। हम उसी चीज में ज्यादा निवेश करते हैं जिसे हमें हासिल करने में मेहनत करनी पड़े, और इसमें शामिल है तुम्हारी स्वीकृति भी, ना कि वो तारीफ जो सिर्फ अच्छा लगने के लिए दी जाती है, बल्कि सच्चा सम्मान जिसे वो महसूस करती है कि तुम आसानी से नहीं देते। यही उसे मूल्यवान बनाता है। यही तुम्हें भी स्टोइक रूप से ये वही दर्शाता है जो मार्कस ऑरेलियस ने जिया। ये बहस मत करो कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, बस वही बनो। जब तुम अपने मूल्यों को जीते हो, जब तुम अपने जुनून, अपने अनुशासन, अपने मानकों को जाहिर करते हो, तो तुम्हें किसी को अपने साथ खींचना नहीं पड़ता। लोग या तो खींचते हैं या दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो रुकी रहती है, और उससे भी ज्यादा अगर वो खुद में बदलाव लाने लगती है, तो तुम देखोगे वो किताब जो वो पढ़ती है क्योंकि तुमने उसका जिक्र किया, वो तरीका जिससे वो तुम्हारी सुबह की आदतों के बारे में पूछती है, वो चुपचाप प्रयास तुम्हारे जैसे बनने का, न कि इसलिए कि तुमने कहा, बल्कि इसलिए कि वो उस प्रकार की औरत बनना चाहती है जिसे एक ऐसा मर्द पसंद करेगा जिसका सम्मान वो करती है। ये चाल नहीं है, ये चुंबकीय स्पष्टता है। इसीलिए अपनी स्वीकृति सस्ती मत बनाओ, लेकिन जब कोई उसका हकदार हो तो उसे छुपाओ मत। एक औरत जो तुम्हारा सम्मान अर्जित करती है, वो उसे तुम्हारे स्नेह से ज्यादा याद रखेगी, क्योंकि किसी गुणवान मर्द से सम्मान पाना चाहे जाने से कहीं ज्यादा दुर्लभ है। अब बोलो और कमेंट करो। मैं अपने मूल्यों के साथ जीता हूँ, वो खुद तय करे क्या वो उनके साथ जीना चाहती है। पॉइंट नंबर 8, कैसे बिना कुछ कहे सीमाएं तय करना तुम्हें ताकतवर बनाता है। वो एक सीमा पार कर देती है, शायद एक चुभती हुई बात कहती है, शायद फिर देर से आती है, शायद वो सम्मानहीन व्यवहार करती है, मुस्कुराहट के साथ छिपाकर। ज्यादातर मर्द या तो फट पड़ते हैं या चुप हो जाते हैं, लेकिन तुम शांत रहते हो। तुम उसे देखते हो, रुकते हो और कुछ नहीं कहते, फिर तुम कुछ करते हो, बिल चुकता करते हो, चल देते हो। तुम समझाते नहीं, तुम बस आगे बढ़ते हो। और वही हरकत नियंत्रित, दृढ़, साफ, किसी भाषण से ज्यादा असर करती है, क्योंकि तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तुमने उत्तर दिया, और उसी स्थिर उत्तर में तुमने उसे कुछ ऐसा दिखाया जो वो शायद ही कभी देखती है। एक ऐसा मर्द
मर्द जो खुद को नियंत्रित करता है। औरतें सीमाओं को परखती हैं, न कि क्योंकि वो क्रूर होती हैं, बल्कि क्योंकि वो भावनात्मक नेतृत्व की तलाश करती हैं। वो तुम्हारी सीमा महसूस करना चाहती हैं, जबरदस्ती नहीं बल्कि अचलता के जरिए, एक पहाड़ की तरह। यही है स्टोइकता। एपिक्टेटस ने कहा था, स्वतंत्रता ही एकमात्र योग्य लक्ष्य है जीवन का, और इसे पाने का एकमात्र तरीका खुद को नियंत्रित करना है। सीमा तय करना स्वतंत्रता की कार्रवाई है। ये कहता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये बर्दाश्त करता हूँ और तुम्हारे सहमति की जरूरत नहीं, मुझे बस इसे निभाना है। और वही आत्मसम्मान उसे तुरंत तुम्हारा सम्मान करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं। वो ज्यादा समझाते हैं, दलील देते हैं, उसकी समझदारी जीतने की कोशिश करते हैं और उसी में अपनी ताकत खो देते हैं। क्योंकि असली प्रभुत्व मान्यता नहीं चाहता, वो दंड नहीं देता, वो बस खुद को हटा लेता है उस चीज से जो अब मेल नहीं खाती। यही उसकी नजर खींचता है, ना चिल्लाना, ना गिड़गिड़ाना, बल्कि वो शांत आत्मविश्वास जिससे वो समझती है कि तुम खुद को संभाल चुके हो। यही उसे सुरक्षित महसूस कराता है, यही उसकी चाहत जगाता है। क्योंकि जो खुद का नेतृत्व करता है उसके पीछे लोग चलना चाहते हैं। अब बोलो और कमेंट करो। मैं सीमाएं इसलिए तय करता हूँ क्योंकि मैं अपना केंद्र बचाना जानता हूँ। पॉइंट नंबर 9, कैसे तुम्हारे विकल्पों के सूक्ष्म संकेत उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना जगाते हैं। वो तुम्हें देख रही है, टेबल के उस पार। शायद वो हंसते हुए पूछती है, तो क्या तुम किसी को देख रहे हो? और पूरी कहानी बताने की जगह तुम मुस्कुराते हो, अपना ड्रिंक लेते हो और कहते हो, यूं कहो कि मेरी रातें बोरिंग नहीं होती। तुमने डींग नहीं मारी, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने बस संभावना को हवा में रहने दिया। और उसी पल उसके भीतर कुछ आदिम जागता है, एक हल्की सी हलचल, थोड़ी सी जिज्ञासा, एक अचानक जरूरत कि वो खुद को बाकियों से अलग दिखाए। क्योंकि बिना कहे ही तुमने सच्चाई जाहिर कर दी। तुम्हारे पास विकल्प हैं और अब वो बनना चाहती है जिसे तुम चुनो। यही है सामाजिक प्रमाण और प्रतिस्पर्धी वृत्ति की मनोविज्ञान। ये खेल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे दिखाना है कि तुम वांछनीय हो, सिर्फ उसकी नजरों में नहीं। और उसी पल ऊर्जा बदलती है, वो ज्यादा झुकती है, जोर से हंसती है, ज्यादा निवेश करती है। क्योंकि आकर्षण निश्चितता में नहीं उपजता, बल्कि उस तनाव में जो पहुंच और रहस्य के बीच होता है। स्टोइक्स ने इसे भली भांति समझा। सेनेका ने कहा, जो खुद से संतुष्ट होता है उसे कभी प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। तुम दूसरी औरतों का जिक्र नहीं करते उसे जलाने के लिए, तुम नाम नहीं लेते, तुम कहानियां नहीं गिनाते, तुम बस ऊर्जा को अपने लिए बोलने देते हो। तुम शांत हो, उपस्थित हो, लेकिन उस शांति के नीचे एक अनकही सच्चाई है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसे तुम देख रही हो। और यही उसे और जोर लगाने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसे लगने लगता है तुम मूल्यवान हो, तुम्हारे मानक हैं, तुम आसानी से नहीं रुकते, और उससे भी अहम, तुम समझौता नहीं करते। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान से जन्मी चुंबकीयता है। इसलिए कभी मत कहो कि तुम डिमांड में हो, बस उसे महसूस होने दो। तुम्हारे रवैये में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी व्यस्तता में उसे सबूत की जरूरत नहीं, उसे महसूस कराना जरूरी है। और एक बार उसने महसूस कर लिया, वो कभी खोना नहीं चाहेगी जिसे उसने अभी पाया भी नहीं। अब बोलो और कमेंट करो। मैं मान्यता के पीछे नहीं भागता, मैं अपनी उपस्थिति से सब कह देता हूँ।